Good morning, everybody. Have a nice day. Once again, welcome back to Biology online classes. Dear students, हम आहार नाली की संरचना पर अध्ययन कर रहे थे। अभी तक हमने आहार नाली की संरचना के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अब तक हम आपसे चर्चा कर चुके हैं। आहार नाली की संरचना का हम सबसे पहले मुख, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, ठीक है, और बड़ी आंत पर हम आपसे क्या कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। हमने आपको बताया था कि जो बड़ी आंत होती है उसको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। बड़ी आंत जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन मैंने आपको बोला था अंधनाल या उंडूक, जिसे सीकम के नाम से जाना जाता है। दूसरा हमने आपको बताया था वृहदांत्र, जिसे कॉलन कहा जाता है। और तीसरा बिंदु जो था उसे हम मलाशय या रेक्टम के नाम से जाना जाता है। डियर स्टूडेंट्स, हम अब तक आपको अंधनाल पर हम कंप्लीटली चर्चा कर चुके हैं। हमने आपको बताया कि अंधनाल, ठीक है, यानी कि जो क्षुद्रांत और वृहदांत, क्षुद्रांत और वृहदांत्र के मध्य जो संधि स्थल होता है उसे क्या कहा जाता है, अंधनाल, उंडूक या उसे सीकम कहा जाता है। आपको बताया कि इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग 6 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई लगभग 7 सेंटीमीटर होती है, इसका व्यास जो होता है वो लगभग 1 सेंटीमीटर होता है। साथ में हमने आपको बताया था कि जो अंधनाल होती है, ठीक है, ये अंधनाल क्या होती है, क्षुद्रांत का अंतिम भाग होता है, यानी कि क्षुद्रांत का अंतिम भाग वृहदांत्र से जब जुड़ता है तो वहां पर एक कपाट पाया जाता है, जिसे किस नाम से जानते हैं, त्रिकात्र कपाट के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसको इलियोसीकम वाल्व के नाम से जाना जाता है। और इलियोसीकम वाल्व जो होता है वो भोज्य पदार्थ को क्षुद्रांत से वृहदांत्र में तो जाने देता है, या क्षुद्रांत से बड़ी आंत में तो जाने देता है, परंतु बड़ी आंत से पुनः भोज्य पदार्थ को क्षुद्रांत में जाने नहीं देता है। ऐसा हमने आपको किसके ऊपर चर्चा की थी, हमने आपसे उंडूक या अंधनाल पर आपसे चर्चा की। आज जो हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो वृहदांत्र पर चर्चा करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कॉलन, that is the part of large intestine. Okay, लेसन हमारा 24 चल रहा है। लेसन 24 में का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। मानव का पाचन तंत्र पर आपसे बात कर रहे हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो आहार नाली की संरचना के कौन से भाग पर अध्ययन करेंगे हम, वृहदांत्र, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉलन के नाम से क्या है, जाना जाता है। कौन सी, वृहदांत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये वृहदांत्र कॉलन पर हम आपसे क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। देखिए, आइए हम आपको सबसे पहले ये चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है। डायग्राम देखिएगा आप। ये संरचना जो हमने आपको दिखाई है ये वृहदांत्र की संरचना।
और आपको कल इस तरीके की हमने एक डायग्राम दिखाया था, ठीक है। ये क्या है, बृहदांत्र वो क्षुद्रांत है। क्षुद्रांत जो होती है वो किस में खुलती है, सीकम वाले भाग के अंदर खुलती है, अंधनाल के अंदर खुलती है, ठीक है। मैंने आपको बताया क्षुद्रांत और बृहदांत्र के मध्य में एक कपाट पाया जाता है जिसे इलियोसीकम कपाट कहा जाता है, और ये वाला जो भाग कहलाएगा वो कहलाएगा सीकम, या इसे अंधनाल, या इसे किस नाम से जाना जाता है, उंडोक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आज हम जो बात कर रहे हैं वो ये बृहदांत्र की संरचना, इस बृहदांत्र की संरचना पर आपसे क्या करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं। बृहदांत्र जो होती है वो अंधनाल का पश्च सिरा, ये अंधनाल है और अंधनाल का ये पश्च सिरा जो होता है, अंधनाल का ये जो पश्च सिरा होता है, अंधनाल का ये कौन सा सिरा है, पश्च सिरा है। ये अग्र सिरा है, ये पश्च सिरा है। अंधनाल का पश्च सिरा जो होता है वो किस में खुलता है, बृहदांत्र में खुलता है। अंधनाल का पश्च सिरा, अंधनाल का पश्च सिरा बृहदांत्र में खुलता है, और इस बृहदांत्र की जो लंबाई होती है, बृहदांत्र जिसको कॉलन भी कहते हैं, कॉलन की जो लंबाई होती है वो लगभग 123 सेंटीमीटर होती है। बृहदांत्र की लंबाई कितनी होती है, 130 सेंटीमीटर होती है। इसकी संरचना कैसी होती है, लंबी होती है, ठीक है। संरचना कैसी होती है, अधिक होती है, यानी कि लंबी होती है, लॉन्ग होती है। बृहदांत्र की लंबाई अधिक होती है और ये संरचना कैसी होती है, अकुंडलित अवस्था में होती है। तो हम कह सकते हैं कि बृहदांत्र की संरचना लंबी और कैसी होती है, अकुंडलित होती है, लॉन्ग एंड अनकॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। बृहदांत्र की संरचना लंबी और कैसी होती है, अकुंडलित आकार की होती है। इसकी संरचना को अगर देखा जाए, देखिए आप इसकी संरचना को देख रहे हैं तो इसकी जो संरचना होती है वो उल्टे यू के आकार की है। कैसी है, उल्टे यू के आकार की संरचना के रूप में पाई जाती है। तो इसकी जो शेप होती है वो कैसे आकार की होती है, यू आकार की होती है। यू भी कौन सा होता है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड यू शेप की क्या होती है, बृहदांत्र की संरचना होती है। बृहदांत्र की संरचना उल्टे यू के आकार की होती है, ठीक है। देखिए इसकी जो दीवारें होती हैं, किसकी दीवारें, बृहदांत्र की दीवारें। देखिए ये बृहदांत्र की दीवारें जिनको मैं आपको बार बार इस तरीके से मार्कर से दर्शा रहा है, ये बृहदांत्र की क्या है, दीवारें हैं, ठीक है। और बृहदांत्र की जो दीवारें होती हैं उनके पार्श्व में अनेक पार्श्व वाले, ये पार्श्व वाला भाग है, ये पार्श्व वाला भाग है, ठीक है। इस तरीके से ये इनका कौन सा भाग होता है, पार्श्व वाला भाग होता है। तो इनका जो पार्श्व वाला भाग होता है उसमें अनेक छोटी छोटी थैली के समान क्या है, संरचनाएं पाई जाती है। या हम कह सकते हैं कि बृहदांत्र की जो दीवार होती है उन दीवारों के पार्श्व में, दीवारों के किसमें भैया, पार्श्व के अंदर, इस तरीके से। तो दीवारों का जो पार्श्व होता है उसमें अनेक छोटी छोटी थैली के रूप में फूली हुई संरचनाएं पाई जाती है। बृहदांत्र की दीवारों में, बृहदांत्र की जो दीवारें होती हैं उनमें अनेक छोटी छोटी फूली हुई थैली के समान संरचनाएं पाई जाती हैं। इन थैलियों को ही क्या कहा जाता है, इन थैलियों को क्या कहा जाता है, होस्ट्रा कहा जाता है, HAUSTRA। इन थैली के समान संरचनाओं को क्या कहा जाता है, होस्ट्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, होस्ट्रा कहा जाता है। हमने आपको बताया कि बृहदांत्र की जो दीवारें होती हैं उन दीवारों पर छोटी छोटी अनेक थैली के समान फूली हुई संरचनाएं पाई जाती है, और इन थैली के समान फूली हुई संरचना को क्या कहा जाता है, होस्ट्रा कहा जाता है। कॉलन का जो मध्य स्तर होता है, ये कॉलन का क्या है, मध्य स्तर है। ये कॉलन का क्या है, मध्य स्तर है, जहां पर हम अंगुली फेर रहे हैं। तो कॉलन का जो मध्य स्तर होता है उस पर अनुलंब पेशी बैंड पाए जाते हैं। कौन से बैंड पाए जाते हैं, अनुलंब पेशी बैंड पाए जाते हैं, अनुलंब पेशी बैंड पाए जाते हैं। और इन अनुलंब पेशी बैंडों को क्या कहा जाता है, टिनी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? टिनी के नाम से उसे जाना जाता है। एक बार फिर सुनिए कि कॉलन के मध्य में स्तर, कॉलन के जो मध्य स्तर होता है, कॉलन का ये मध्य स्तर है और मध्य स्तर के अंदर अनुलंब पेशी बैंड पाई जाती है। अनुलंब पेशी बैंडों को क्या कहा जाता है? टिनी कहा जाता है। देखिए ये कॉलन की जो संरचना है, ये कॉलन की संरचना यहां से लेकर के और यहां तक ये कॉलन की संरचना है। और ये कॉलन की जो संरचना होती है वो कितने भागों में बटी होती है? 4 भागों में बटी होती है। हम बताते हैं वृहद आंत्र की जो संरचना होती है वो कितने भागों में बटी होती है? 4 भागों के अंदर क्या होती है? बटी होती है। तो देखिए कॉलन जो होता है वृहद आंत्र, जहां पे हम इसको हटा रहे हैं, देखिए वृहद आंत्र के भाग या वृहद आंत्र की संरचना के भाग, वृहद आंत्र की संरचना के भाग। देखिए वृहद आंत्र की जो संरचना होती है उसको 4 भागों के अंदर क्या है? बांटा गया है। वृहद आंत्र की संरचना के, वृहद आंत्र जो होती है उसके कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। ये वृहद आंत्र की संरचना आप देख लो। और वृहद आंत्र की संरचना के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग है जिसे बोला जाता है आरोही कॉलन या आरोही वृहद आंत्र के नाम से जाना जाता है। आरोही कॉलन कहां पर होता है मैं अभी आपको बताऊंगा। आरोही जो कॉलन होता है, ठीक है, आरोही जो कॉलन होता है इसको क्या कहा जाता है? एसेंडिंग कॉलन कहते हैं। और एसेंडिंग कॉलन देखिए कहां पर पाई जाती है, उस पर मैं बात करूंगा। सबसे पहले आपको बता दें कि ये क्या है? सीकम है। और सीकम का ये क्या है? पश्च भाग है। सीकम का जो ये पश्च भाग कहलाएगा, ये पश्च वाला भाग क्या कहलाएगा? आरोही भाग कहलाएगा। ये वाला भाग कौन सा कहलाएगा? यहां से लेकर के यहां तक कौन सा भाग कहलाएगा? आरोही कॉलन के नाम से जाना जाता है। और आरोही जो कॉलन होता है इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग 15 सेंटीमीटर होती है। कितने सेंटीमीटर होती है? 15 सेंटीमीटर होती है। तो आरोही कॉलन की लंबाई जो होती है वो कितनी सेंटीमीटर होती है? 15 सेंटीमीटर होती है। देखिए आरोही कॉलन के बाद ये जो संरचना आपको दिखाई गई है यहां से लेकर के यहां तक, ये जो संरचना आपको दिखाई गई है ये यहां से लेकर के जहां तक कि इसे क्या कहा जाता है? अनुप्रस्थ कॉलन कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉलन या ट्रांसवर्स कॉलन के नाम से इसे जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ट्रांसवर्स कॉलन के नाम से जाना जाता है। और अनुदैर्ध्य कॉलन की जो लंबाई होती है यहां से लेकर के यहां तक की जो लंबाई होती है वो मैंने आपको बताया। इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग कितने सेंटीमीटर होती है? 50 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर होती है। देखिए इसके पश्चात ये जो संरचना यहां से लेकर के यहां तक की जो संरचना होती है इसे क्या कहा जाता है? ये कहलाएगा अनुप्रस्थ कॉलन, अनुप्रस्थ वृहद आंत्र या अनुप्रस्थ कॉलन के नाम से जानते हैं। ये वाला जो भाग कहलाएगा यहां से लेकर के यहां तक, इस वाले भाग को क्या कहा जाता है? अवरोही कॉलन कहा जाता है। अवरोही कॉलन या अवरोही वृहद आंत्र कहा जाता है। अवरोही वृहद आंत्र की लंबाई, अवरोही वृहद आंत्र बोलते हैं इसे, अवरोही वृहद आंत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिसेंडिंग कॉलन के नाम से इसे जाना जाता है। डिसेंडिंग कॉलन, ये डिसेंडिंग कॉलन होता है जिसकी लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। तो इसकी क्या होती है? लंबाई कितने सेंटीमीटर होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। और यहां से लेकर के और यहां तक, क्योंकि ये वाला भाग क्या कहलाएगा? मलाशय। यहां से लेकर के यहां तक की जो भाग होता है इसे क्या कहा जाता है? सिग्मोइड एवं पेल्विक कॉलन के नाम से जाना जाता है। ये वाला भाग कहलाएगा सिग्मोइड
एवं पेल्विक कॉलन के नाम से इसे जाना जाता है, पेल्विक बृहदांत्र के नाम से जाना जाता है। सिग्मोइड एवं पेल्विक बृहदांत्र जहां से लेकर के यहां तक होती है, यानी कि ये हो गया हमारा चौथा भाग बृहदांत्र का, जिसका नाम है सिग्मोइड एवं पेल्विक बृहदांत्र, पेल्विक बृहदांत्र या सिग्मोइड एवं पेल्विक कॉलन के नाम से जानते हैं। और इस सिग्मोइड और पेल्विक कॉलन की जो लंबाई होती है यहाँ तक, वो कितनी होती है? 40 सेंटीमीटर होती है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि जो बृहदांत्र होती है उसकी लंबाई कितनी होती है? 130 सेंटीमीटर होती है। लंबाई कितनी होती है? 130 सेंटीमीटर। देखिए काम कर लीजिए, 15 सेंटीमीटर, ये कितनी हो गई? 50 सेंटीमीटर। 15 प्लस 50 बराबर कितना हो गया? 65 सेंटीमीटर। अवरोही कॉलन की लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। टोटल कितने हो गए? 90 सेंटीमीटर। और सिग्मोइड और पेल्विक बृहदांत्र की लंबाई कितनी होती है? 40 सेंटीमीटर होती है। इस तरीके से मैंने आपको बोला था कि बृहदांत्र की जो लंबाई होती है वो लगभग कितनी होती है? 130 सेंटीमीटर होती है। ये बृहदांत्र, ये बृहदांत्र करती क्या है कि क्षुद्रांत से जो भोज्य पदार्थ क्या आ जाता है? बृहदांत्र में आ जाता है, तो उसको क्या करती है? पाचन करती है। और जो अपचित जो भोज्य पदार्थ होता है, बृहदांत्र जो होती है वो क्या करती है? जो अपचित भोज्य पदार्थ होता है, ठीक है, उस अपचित भोज्य पदार्थ में क्या क्या पदार्थ उपस्थित होते हैं? क्षुद्रांत में जो अपचित भोज्य पदार्थ होता है, ठीक है, जो भोजन का पाचन नहीं होता है, वो अपचित भोज्य पदार्थ में उपस्थित क्या होता है? जल होता है। क्या होता है? विभिन्न प्रकार के लवण होते हैं, या फिर क्या होता है? विभिन्न प्रकार के विटामिन होते हैं। तो ये क्या करती है? कॉलन या बृहदांत्र जो होती है वो अपचित भोज्य पदार्थ में उपस्थित जल, लवण एवं विटामिनों का क्या करती है? अवशोषण करने का कार्य करती है। बृहदांत्र जो होती है वह अपचित भोज्य पदार्थों में उपस्थित, अपचित भोज्य पदार्थ में उपस्थित जल, लवण और विटामिनों का क्या करती है? अवशोषण करने का कार्य करती है। देखिए अब हम बात करने जा रहे हैं कि ये जो होता है सिग्मोइड और पेल्विक बृहदांत्र का जो भाग होता है, ये सबसे पश्च भाग होता है, और ये वाला भाग होता है, अंतिम भाग होता है किसका? बृहदांत्र का। बृहदांत्र का अंतिम भाग किसमें जाकर के खुलता है? मलाशय के अंदर खुलता है। किसमें जाकर के खुलता है? मलाशय के अंदर खुलता है। तो अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो अगला पॉइंट है हमारा। पहला पॉइंट हो गया बृहदांत्र, और दूसरा पॉइंट कौन सा है? मलाशय, जिसे क्या कहा जाता है? रेक्टम कहा जाता है। आइए अब हम बात करते हैं मलाशय के बारे में। देखिए ये मलाशय होता है, क्या होता है? ये वाला जो भाग होता है वो कौन सा भाग होता है? मलाशय वाला भाग होता है। क्लियर बात हो गई? देखिए हम एक बार फिर डायग्राम आपको मलाशय के लिए दोबारा से बनाने जा रहे हैं। देखिए देखिए ये संरचना जो कहलाएगी, ये कहलाएगा हमारा सीकम, ये वाला भाग कहलाएगा सीकम, ये कहलाएगा क्षुद्रांत, ये कहलाएगा अनुप्रस्थ कॉलन, ये वाला कहलाएगा आरोही, ये कौन सा कहलाएगा? अवरोही कॉलन, ये कहलाएगा सिग्मोइड
एवं पैल्विक कॉलन, ये वाला जो संरचना कहलाएगी इसे क्या कहा जाएगा? मलाशय कहा जाएगा। अब जो हम आपसे बात करने जा रहे हैं वो मलाशय पर बात करने जा रहे हैं। मलाशय जो होता है वो बड़ी आंत का सबसे अंतिम भाग होता है। मलाशय जो होता है वो बड़ी आंत का सबसे अंतिम भाग होता है। हमने आपको बताया कि जो बड़ी आंत होती है वो उसकी संरचना 3 भागों में बटी होती है। पहला बताया अंडनाल, दूसरा बताया कॉलन, तीसरा हमने आपको बताया मलाशय। और मलाशय जो होता है वो बड़ी आंत का सबसे अंतिम भाग होता है। ठीक है, मलाशय जो होता है वो गुदा के द्वारा क्या होता है? बाहर खुलता है। मलाशय जो होता है वो गुदा के द्वारा क्या होता है? बाहर खुलता है। गुदा को क्या बोलते हैं? एनस के द्वारा क्या होता है? बाहर खुलता है। मलाशय जो होता है वो गुदा के द्वारा क्या होता है? बाहर की ओर खुलता है। आपको बता दें इस मलाशय की जो लंबाई होती है, मलाशय की जो लंबाई होती है वो लगभग 15 सेंटीमीटर होती है। कुछ बुकों में इसकी लंबाई लगभग 16 से 20 सेंटीमीटर भी लिखा है। मलाशय की लंबाई कितनी होती है? 15 सेंटीमीटर होती है। कुछ बुकों में इसकी लंबाई कितनी लिखी हुई है? 16 से लेकर के 20 सेंटीमीटर भी बताई है। ठीक है, देखिए मलाशय की जो भीतरी सतह होती है, ये मलाशय होता है, और मलाशय की जो भीतरी सतह होती है, मलाशय की जो भीतरी सतह होती है उस पे सलेस्मा का क्या होता है? स्राव होता है। मलाशय की जो भीतरी सतह होती है उसमें सलेस्मा का क्या होता है? स्राव होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सलेस्मा स्रावी कोशिकाएं पाई जाती हैं, और दूसरी कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? कलश कोशिकाएं पाई जाती हैं। सीधे शब्दों में कहें तो मलाशय की जो भीतरी सतह होती है, मलाशय की जो भीतरी सतह होती है उस भीतरी सतह पर कलश कोशिका और स्रावित यानी कि सलेस्मा स्रावी कोशिकाएं पाई जाती हैं। मलाशय की भीतरी जो सतह होती है, बाहरी सतह नहीं, भीतरी सतह है, कलश कोशिका, और दूसरी कौन सी पाई जाती है? दूसरी सलेस्मा स्रावी कोशिकाएं पाई जाती हैं। और ये कोशिकाएं क्या करती हैं कि जो अपचित भोज्य पदार्थ होता है, ठीक है, यानी कि मलाशय के अंदर जो अपचित भोज्य पदार्थ होता है उसको अस्थायी रूप से संग्रह किया जाता है। देखिए यहाँ पर मलाशय की भीतरी जो सतह होती है उसमें सलेस्मा स्रावी कोशिकाएं और कलश कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, मलाशय जो होता है इसमें अपचित भोज्य पदार्थ को, मलाशय जो होता है वो अपचित भोज्य पदार्थ को क्या करता है? अस्थायी रूप से संग्रहित करने का कार्य करता है। मलाशय जो होता है वो क्या काम करता है? अस्थायी रूप से अपचित भोज्य पदार्थ को क्या करता है? संग्रहित करने का कार्य करता है। ठीक है, यानी कि अपचित भोज्य पदार्थ को अस्थायी रूप से संग्रहण जो किया जाता है वो मलाशय के द्वारा ही किया जाता है, जिसे समय समय पर शरीर के द्वारा, यानी कि शरीर का अर्थ है मल द्वार के द्वारा, उसे शरीर से क्या किया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। अर्थात अस्थायी रूप से जो संग्रहित क्या होता है? अपचित भोज्य पदार्थ होता है, उसे शरीर से समय समय पर मल द्वार के द्वारा क्या कर दिया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। देखिए मलाशय जो होता है, इस मलाशय के अंदर क्या पाई जाती है? सलेस्मा का स्तर पाया जाता है। कौन से भाग में पाया जाता है? भीतरी स्तर के रूप में पाया जाता है, आंतरिक स्तर वाले भाग में पाया जाता है। और ये जो सलेस्मा होता है या म्यूकस होता है, इसमें अनेक यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? वलन पाए जाते हैं, फोल्डिंग पाए जाते हैं। यानी कि मलाशय के अंदर सलेस्मा स्तर के अनेक क्या पाए जाते हैं? वलन पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? गुदा स्तंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुदा स्तंभ कहा जाता है, जिसे एनल कॉल्यूमन के नाम से क्या है? जाना जाता है। एनल कॉल्यूमन के नाम से क्या है? जाना जाता है। एनल कॉल्यूमन किसे कहते हैं या गुदा स्तंभ किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे कि मलाशय में सलेस्मा का स्तर या सलेस्मा स्तर में अनेक क्या पाए जाते हैं? वलन पाए जाते हैं। मलाशय में सलेस्मा स्तर में अनेक क्या पाए जाते हैं? वलन पाए जाते हैं, जिन्हें गुदा स्तंभ या एनल कॉल्यूमनस के नाम से जाना। बात यहां तक समझ में आ गई?
देखिए अब हम जो सबसे अंतिम भाग पर चर्चा करने जा रहे हैं और वो है हमारा ये गुदा। ठीक है, इस गुदा पर हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। ये आहार नाल का सबसे अंतिम भाग होता है। हमने आपको बोला कि मानव में आहार नाल होती है वो मुख से प्रारंभ होती है। मानव में आहार नाल जो होती है उसका अग्रभाग मुख से प्रारंभ होता है और पश्च भाग जो होता है वो गुदा क्या होता है, पश्च भाग जो होता है वो गुदा होता है। गुदा कौन सा भाग होता है, सबसे अंतिम भाग होता है। देखिए ये गुदा होता है और इस गुदा वाले भाग पर क्या पाई जाती हैं, दो अवरोधनियां पाई जाती है। गुदा के चारों ओर दो अवरोधनियां क्या है, पाई जाती है। तो गुदा के चारों ओर कितनी अवरोधनियां पाई जाती हैं, दो अवरोधनी पाई जाती है। गुदा के चारों ओर दो अवरोधनी पाई जाती है। एक को बाह्य अवरोधनी के नाम से जानते हैं और दूसरी को किस नाम से जाना जाता है, आंतरिक अवरोधनी कहा जाता है। आंतरिक अवरोधनी कहा जाता है। बाह्य अवरोधनी क्या है आपको बता दो। ये बाह्य अवरोधनी क्या होती है, गुदा की सबसे बाहर की ओर क्या होती है, स्थित होती है। और ये जो बाह्य अवरोधनी होती है वो रेखित पेशियों से मिलकर के क्या होती है, बनी होती है। रेखित पेशियों से मिलकर के क्या होती है, बनी होती है। गुदा में दो, गुदा के चारों ओर क्या पाई जाती है, दो अवरोधनी पाई जाती है। सबसे बाहर की ओर पाई जाने वाले अवरोधनी को बाह्य अवरोधनी और बाह्य अवरोधनी के अंदर की ओर स्थित अवरोधनी को आंतरिक अवरोधनी कहा जाता है। बाह्य अवरोधनी जो होती है वो रेखित पेशियों से मिलकर के क्या होती है, बनी होती है। जबकि आंतरिक जो अवरोधनी होती है वो चिकनी पेशियों से मिलकर के क्या होती है, बनी होती है। चिकनी अवरोधनी यानी कि आंतरिक अवरोधनी जो होती है वो चिकनी पेशियों से मिलकर के क्या होती है, बनी हुई होती है। यहां तक ये बात समझ आ गई है। ये जो अवरोधनी होती हैं, बाह्य अवरोधनी और आंतरिक अवरोधनी, ठीक है, ये अवरोधनी जो होती है वो क्या काम करती है, गुदा को खोलने में और बंद करने में क्या है, बंद करने का कार्य करती है। या हम कह सकते हैं कि ये दोनों अवरोधनी, बाह्य अवरोधनी और आंतरिक जो अवरोधनी होती है वो गुदा को खोलने एवं बंद होने की क्रिया को क्या करता है, नियंत्रित करने का कार्य करता है। यानी कि गुदा को खोलने और बंद होने की क्रिया को क्या करता है, नियंत्रित करने का क्या करता है, कार्य करता है। देखिए इसी के साथ हमारी आहार नाल की संरचना क्या हुई, कंप्लीट हुई। ठीक है, यानी कि हमारी आहार नाल का अग्रभाग जो होता है वो मुख होता है और हमारी आहार नाल का जो अंतिम भाग होता है यानी कि पश्च भाग होता है वो गुदा होता है। हमारा हमने मुख से लेकर के और गुदा तक, ठीक है, आहार नाल के विभिन्न भागों पर विस्तृत रूप से क्या कर लिया, हमने अध्ययन कर लिया। अब हम यहाँ पर केवल एक पॉइंट पर चर्चा करने जा रहे हैं और वो है हमारी वृहद आंतरिकी, ठीक है, या बड़ी आंत की औतकी के ऊपर बात करने जा रहे हैं। ठीक है, हिस्टोलॉजी ऑफ कोलन पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, हिस्टोलॉजी ऑफ कोलन। देखिए भैया तीसरा जो बिंदु है हमारा टॉपिक का और वो है हमारा हिस्टोलॉजी ऑफ कोलन या लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, कोलन इज द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। वृहद आंत्र के औतिकी, वृहद आंत्र की औतिकी। देखिए वृहद आंत्र की औतिकी पर हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए तो वृहद आंत्र की औतिकी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। वृहद आंत्र के औतिकी हिस्टोलॉजी ऑफ कॉलन। यहां इसको लार्ज इंटेस्टाइन का ये एक पार्ट है, आपको बता दें लार्ज इंटेस्टाइन का क्या है, ये पार्ट है। ठीक है, देखिए वृहद आंत्र की औतकी जो होती है वो क्षुद्र आंत्र की कैसी होती है, समान होती है। जैसे हमने आपको क्षुद्र आंत्र की औतकी पढ़ाई थी उसी की संरचना के समान किसकी औतकी होती है, वृहद आंत्र की औतकी होती है। ठीक है, देखिए जो बड़ी आंत की भित्ति होती है, बड़ी आंत की जो भित्ति होती है उसमें 4 उत्कीय स्तर पाए जाते हैं। ठीक है,
बड़ी आंत की जो भित्ति होती है उसमें 4 उत्कीय स्तर पाए जाते हैं। कितने उत्कीय स्तर पाए जाते हैं? बड़ी आंत की भित्ति में 4 उत्कीय स्तर पाए जाते हैं। सबसे बाहर की ओर स्थित उत्कीय स्तर का नाम होता है सिरोसा। ठीक है। दूसरा जो भाग होता है उसे कहा जाता है पेशी स्तर। तीसरा जो कहा जाता है उसे अधः सलेस्मिका के नाम से जानते हैं, अधः सलेस्मिका। और चौथा जो बिंदु है उसे कहा जाता है सलेस्मिका स्तर। कौन सा स्तर के नाम से जानते हैं? सलेस्मिका स्तर। ठीक है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, देखिए, सिरोसा के बारे में। वैसे हम आपको इसके बारे में कई बार बता चुके हैं। ये जो संरचना होती है इसे क्या कहा जाता है? वृहद आंत्र का वृहद आंत्र की भित्ति का सबसे भारी उत्कीय स्तर होता है, जिसे क्या कहा जाता है? सिरोसा कहते हैं। और सिरोसा जो होता है वो पेरिटोनियम की कोशिकाओं से मिलकर के क्या होता है? बना होता है। जो पेरिटोनियम की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, ये भाग कौन सा कहलाएगा? सिरोसा के नाम से जानते हैं। तो सिरोसा जो होता है वो वृहद आंत्र की भित्ति का सबसे भारी स्तर होता है। ठीक है। जो पेरिटोनियम से क्या होता है? बना होता है। देखिए, सिरोसा के अंदर की ओर क्या पाई जाती है? पेशी स्तर पाया जाता है। इस पेशी स्तर में बाहर की ओर कौन सी पेशियां पाई जाती हैं? अनुदैर्ध्य पेशी स्तर पाया जाता है। कौन सी स्तर पाया जाता है? ये अनुदैर्ध्य पेशी स्तर पाया जाता है। इस तरीके का कौन सा स्तर पाया जाता है? अनुदैर्ध्य पेशी स्तर पाया जाता है। ठीक है। और इस अनुदैर्ध्य पेशी स्तर के अंदर की ओर अनुदैर्ध्य, हमने आपको बताया पेशी स्तर 2 प्रकार का होता है। बाहर की ओर स्थित होता है, दूसरा अंदर की ओर स्थित होता है। बाहर की ओर स्थित पेशी स्तर को क्या कहा जाता है? अनुदैर्ध्य पेशी स्तर कहा जाता है। अनुदैर्ध्य पेशी स्तर कहा जाता है। अंदर की ओर स्थित पेशी स्तर को क्या कहा जाता है? वर्तुल पेशी स्तर कहा जाता है। ठीक है। ये कहा जाएगा अनुदैर्ध्य पेशी स्तर, और ये कौन सा कहलाएगा? वर्तुल पेशी स्तर पाया जाता है। ठीक है। देखिए, अनुदैर्ध्य जो पेशी स्तर होता है, मैं चलो आपको ये वर्तुल पेशी स्तर भी आपको दिखा दिया है। ये आपका कहलाएगा वर्तुल पेशी स्तर। वर्तुल पेशी स्तर। अनुदैर्ध्य जो पेशी स्तर होता है इसमें 3 पट्टिकाएं क्या पाई जाती हैं? इस अनुदैर्ध्य पेशी स्तर में 3 पट्टिकाएं जो होती हैं वो टिनी कोलाई के रूप में क्या होती हैं? व्यवस्थित होती हैं। 3 पट्टिकाएं जो होती हैं वो टिनी कोलाई के रूप में क्या होती है? व्यवस्थित होती है। टिनी कोलाई के रूप में क्या होती है? इस तरीके से टिनी कोलाई के रूप में क्या होती है? व्यवस्थित होती है। देखिए, अनुदैर्ध्य पेशी स्तर के अंदर अनुदैर्ध्य जो पेशी स्तर होता है उसमें 3 पट्टिकाएं, 1, 2 और 3। ये 3 पट्टिकाएं जो होती हैं वो टिनी कोलाई के रूप में, किसके रूप में? टिनी कोलाई के रूप में क्या होती हैं? व्यवस्थित रहती हैं। ठीक है। और आंत्र की जो भित्ति होती है, आंत्र की जो भित्ति होती है उनमें जो पट्टिकाएं होती हैं, इन पट्टिकाओं के बीच बीच में चूस्कांगों के रूप में क्या होती है? उभरी हुई होती है। किसके रूप में उभरी हुई होती है? ये चूस्कांगों के रूप में क्या होती है? इस तरीके से क्या होती है? उभरी हुई होती है। एक बार दोबारा सुन लीजिए कि अनुदैर्ध्य पेशी स्तर में 3 पट्टिका, 1, 2 और 3, ये 3 पट्टिकाएं जो होती हैं वो टिनी कोलाई के रूप में क्या होती हैं? व्यवस्थित होती हैं। किसके रूप में व्यवस्थित होती हैं? टिनी कोलाई के रूप में व्यवस्थित होती है। और आंत की जो भित्ति होती है, आंत की भित्ति में इन पट्टिकाओं के बीच में कौन सी? टिनी कोलाई की जो पट्टिकाएं होती हैं उनके बीच में चूस्कांगों के रूप में क्या होती है? ये उभरी हुई होती है। बात समझ में आ गई? यहाँ पे वर्तुल पेशियां होती हैं। वर्तुल पेशियों के बाद अधः सलेस्मिका स्तर जो होता है वो वर्तुल पेशियों के अंदर की ओर स्थित होता है। ठीक है।
कौन सी पेशी स्थित होती है? वर्तुल पेशियां के रूप में इस तरीके से बीच बीच के अंदर क्या होती है? ये अधः सलेस्मिकाएं स्थित होती है। अधः सलेस्मिका पेशिकाओं के रूप में क्या पाई जाती है? रक्तवाहिनियां पाई जाती हैं, लसिका वाहिनियां पाई जाती हैं, कोलेजन तंतु पाए जाते हैं, साथ में लचीले तंतु भी यहाँ पर अधः सलेस्मिका के अंदर पाए जाते हैं। और अधः सलेस्मिका जो होती है वो ढीले संयोजी ऊतकों से मिलकर के क्या होती है? बनी होती है। अधः सलेस्मिका के अंदर की ओर क्या पाई जाती हैं? सलेस्मिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? यहाँ पे सलेस्मिकाएं पाई जाती हैं। तो ये सलेस्मिका का स्तर पाया जाता है। अब यहाँ पे सलेस्मिका की जो कोशिकाएं होती हैं, सलेस्मिका की जो कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा केवल सलेस्मा का ही स्रावन होता है। सलेस्मिका की जो कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा केवल सलेस्मा का ही क्या होता है? स्रावन होता है। किसका स्रावन होता है? सलेस्मिका की जो कोशिकाएं होती हैं उनसे केवल इस तरीके से इनके द्वारा सलेस्मिका का ही क्या होता है? स्रावन होता है। किसका स्रावन होता है? सलेस्मिका का स्रावन होता है। और इनके अंदर क्या पाया जाता है? बाइकार्बोनेट्स पाए जाते हैं। यानी कि सलेस्मिका के अंदर क्या है? बाइकार्बोनेट्स पाए जाते हैं। ठीक है, आपको बता दें यहाँ पे इस सलेस्मिका के स्तर के अंदर रसांकुर नहीं पाए जाते हैं। आपको जिस तरीके से हमने इस तरीके की संरचना दिखाई तो इस तरीके के रसांकुर नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इनके अंदर ये अंगुली के समान प्रवर्ध जैसी संरचनाएं नहीं पाई जाती है। अर्थात जो वृहद आंत्र होता है या बड़ी आंत होती है उसमें रसांकुरों का क्या होता है? अभाव होता है, रसांकुर नहीं पाए जाते हैं। और इनकी जो उपकला कोशिकाएं होती हैं उन उपकला कोशिकाओं में भी पाचक एंजाइमों का क्या होता है? अभाव होता है। यानी कि वृहद आंत्र के अंदर जो उपकला कोशिकाएं होती हैं या बड़ी आंत की जो उपकला कोशिकाएं होती हैं उनमें पाचक एंजाइमों का क्या होता है? अभाव होता है। अर्थात उनमें पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। और सबसे अंतिम बात ध्यान से सुनना कि ये जो वृहद आंत्र होती है उन वृहद आंत्र में बहुत सारे सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं। वृहद आंत्र में अनेक सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं। वृहद आंत्र में अनेक सहजीवी जीवाणु क्या है? पाए जाते हैं। ठीक है, सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं। सहजीवी क्या होता है? मैंने आपको बताया था, सिम्बायोसिस। दो जीवों के बीच में ऐसा अंतर संबंध, दो जीवों के मध्य में ऐसा अंतर संबंध जिसमें दोनों ही जाति के जीवों को क्या होता है? लाभ होता है, उसे क्या कहते हैं? सहजीवी। क्या कहते हैं? सहजीवी। और वृहद आंत्र के अंदर क्या पाए जाते हैं? अनेक सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं। ठीक है, तो मेन बात आपको याद रखने देखिए, क्षुद्रांत और वृहद आंत्र की औतकी में केवल दो अंतर है। पहला अंतर तो मैंने बताया कि यहाँ पे अनुदैर्ध्य जो पेशी स्तर होता है, देखिए ऐसा क्षुद्रांत में नहीं पाया जाता जैसा कि वृहद आंत्र में पाया जाता है। क्षुद्रांत की अनुदैर्ध्य जो पेशी स्तर होता है उसमें किसी भी प्रकार की पट्टिकाएं नहीं पाई जाती, जबकि वृहद आंत्र की अनुदैर्ध्य जो पेशी स्तर होता है उसमें तीन पट्टिकाएं तीनी कोलाई के रूप में व्यवस्थित होती हैं, जो आंत की भित्ति पर, ठीक है, आंत की जो भित्ति होती है इन भित्तियों में ये पट्टिकाओं के बीच बीच में चूस्कांगों के रूप में क्या होती है? उभरी हुई पाई जाती है या उभरी हुई अवस्था में पाई जाती है। तो ये क्या है? अनुदैर्ध्य पेशी स्तर में एक अंतर ये होगा। दूसरा अंतर यह है कि क्षुद्रांत के अंदर ये रसांकुर पाए जाते हैं, जबकि वृहद आंत्र के अंदर रसांकुरों का अभाव होता है। और सबसे अंत में मैंने बताया कि इनकी उपकला कोशिकाओं में पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते, जबकि वहां पर पाचक एंजाइम क्या होते हैं? पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए अब तक हमने आहार नाली की संरचना के संपूर्ण भागों पर हमने चर्चा कर ली। देखिए एक बार हम आपको इसको आरेख चित्र के द्वारा एक बार फिर समझा रहे हैं आहार नाली की संरचना के विभिन्न भागों पर। देखिए हम आहार नाली की संरचना का स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है,
एलिमेंट्री कैनाल के निम्न भाग होते हैं। नंबर पहला आपको बताया था मुख, दूसरा मुगवा, तीसरा हमने आपको बताया ग्रसनी, चौथा भाग हो गया ग्रसिका, पांचवा हो गया आमाशय, छठा हो गया छोटी आंत, सातवां हो गया बड़ी आंत, आठवां हो गया छोटी आंत और आठवां हो गया बड़ी आंत, और नवा क्या हो गया, ध्यान से सुनना, नवा हो गया आपका गुदा। क्योंकि बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं जो मैंने आपको बताया, सीकम, कॉलन और मलाशय। छोटी आंत के भी 3 भाग बताए मैंने, ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत और लास्ट बताया मैंने आपको क्षुद्रांत। आमाशय के भी हमने 3 भाग बताए आपको, जठरागम भाग, फंडस भाग और जठर निर्गम भाग के नाम से जानते हैं। इसी के साथ मानव की आहार नाल की संरचना के हम विभिन्न पदों पर चर्चा पूर्ण रूप से कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आपको सहायक पाचक ग्रंथियों पर क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। सहायक पाचक ग्रंथियों पर अध्ययन करेंगे। If you have any problems, you will ask me, you will contact me, you will comment. Okay, and till then you will take care from corona. Okay, thank you very much.